Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of agriculture economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall campus Lahore. Okay ji class, today we gonna discuss the agriculture trade negotiations और ये एक 2000 में ये मिनिस्टर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ WTO World Trade Organization, under the umbrella of WTO, they were agreed to support the export of developing countries. इसमें दो पैकेजेस अभी ख़ास तौर पे आए हैं। पिछले 2 डेकेड में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया है। हर साल जो है मिनिस्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ फ्रॉम द होल वर्ल्ड they come to meet at different places. उसमें से 2 बड़ी नोटेबल पैकेजेस हैं एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन के। एक नैरोबी पैकेज है और एक बाली पैकेज है। तो ये 2 पैकेजेस को हम आज पढ़ेंगे अंडर द एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस। तो पहले इसकी हम ज़रा बैकग्राउंड देखते हैं। WTO मेंबर्स, जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, कंटिन्यू टू कंडक्ट नेगोशिएशन टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर ट्रेड। These talks began in early 2000 under the original mandate of the agriculture agreement and became the part of the Doha round at 2001, that is called the Doha Ministerial Conference. ये 2001 में हुई थी। उसके बाद ये 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा हर साल वैसे ये होता रहा है, लेकिन उसके बाद मेजर जो शिफ्ट आया वो 2013 में बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आया था, वेयर मिनिस्टर अडॉप्टेड इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑन एग्रीकल्चर कि किस तरह एग्रीकल्चर की जो ट्रेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मोर रिसेंटली एट द 2015 Nairobi Ministerial Conference, WTO members agreed on historic decision to eliminate agriculture export subsidy and the most important reform of international trade rules in agriculture since WTO was established. ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडी ख़ास तौर पे जो बात की गई है नायरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, इसमें ये कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करेंगे। और इसकी एक मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ क्लास में कि अमेरिका का जो एक ख़ास सेब है, एप्पल है, दैट इज़ कॉल्ड द USA एप्पल। इसने तकरीबन सारी दुनिया को ही डोमिनेट किया हुआ है। और इसी तरह कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं कि वो बड़ी ही कम कास्ट के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, जैसे अमेरिकन अगर वीट पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान की जो अमेरिकन की वीट है वो सस्ती पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू आवर ओन वीट। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पाकिस्तान की जो वीट है वो ख़त्म हो जाएगी और वी विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन वीट। इसकी एग्जांपल मैं एक और ऐसे देता होता हूँ कि अगर पाकिस्तान जो है इंडिया से कोकोनट जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान में यही कोकोनट जो है वो 1 से 2 रुपये में एक पूरा मिले और पाकिस्तान की अपनी कोकोनट मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 200-300 का या 400-500 का एक कोकोनट का पीस मिलता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करे, दैट इज़ व्हाट वी से साल्ट, वो साल्ट इतना उनको सस्ता पड़ेगा कि 1 रुपये में 1 किलो उनको मिल जाएगा। और उस कंट्री इंडिया में ये 50 से 100 रुपये किलो है। तो इंडिया की जो है वो साल्ट मार्केट ख़त्म हो जाएगी और वी विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
और अगर कुछ हालात इस तरह के ख़राब होते हैं, जैसे अमेरिका के साथ भी हमारे होते हैं, तो अगर वो वीट यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे और कुछ मसला हो जाए तो वो हमारी वीट बंद कर दे, तो हमारी स्टेपल फूड है, हमें फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। तो इसलिए ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस हैं ये स्टार्ट हुई सन 2000 में, और ये WTO की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब से ये WTO पिछले 70-75 साल से बनी है, तब से ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसकी अचीवमेंट है। और दोहा राउंड में ये चीज़ के ऊपर उन्होंने एग्री किया था कि डेवलप्ड यानी कि तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ एलिमिनेट करेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ पार्टिकुलरली ऑन फूड आइटम्स और ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, बाकी उन्होंने मेजॉरिटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को एलिमिनेट किया था। इसको हम आगे भी देखते हैं। अच्छा जी, नैरोबी पैकेज जो है एट द 2015 WTO नैरोबी पैकेज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, WTO member adopted a historic decision to eliminate the agriculture export subsidy and to set discipline on export measure with equivalent effect. Under this decision, export subsidy will be eliminated, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो जो एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं वो ख़त्म होगी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अरसे तक ऐसा कर सकते हैं। जो डेवलपिंग यानी कि तरक्की पजीर ममालिक है या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, वो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि उनकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो, ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो, उनमें तरक्की आए और वो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करे और ट्रेड जो है वो ज़्यादा हो, और उनकी कंट्रीज़ में जो ख़ास तौर पे हाई वैल्यूड जो प्रोडक्ट्स आती हैं डेवलप्ड कंट्री से, उनको उनकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के साथ वो इसको ठीक कर ले। वो सम टाइम इसके ऊपर वो सब्सिडी भी दे सकती है, और जिस तरह पाकिस्तान में ये होता रहा है, जैसे चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई और सब्सिडी भी ले ली। तो ये चीज़ें हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो दे सकती हैं सब्सिडी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री ऐसा नहीं कर सकती। राइट, ये नैरोबी पैकेज का एक सिलियंट फीचर था। उसके बाद आ जाते हैं इसके और फीचर्स क्या थे। इसके और फीचर्स क्या थे, इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो इसके अगर हम वन बाय वन इसके फीचर्स देखें, बाय एलिमिनेटिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी WTO मेंबर्स डिलीवर्ड अ की टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन ज़ीरो हंगर, कि वो अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर अगर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को एलिमिनेट किया जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और उसमें जो सबसे पहला है टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, टू एलिमिनेट हंगर, ज़ीरो हंगर, के लोग भूख से ना मरें। तो उसके पीछे सबसे पहला पॉइंट ये था ज़ीरो हंगर का टारगेट को अचीव करना था, जो WTO के या UNO के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और उसमें प्रायोरिटी ज़ीरो हंगर को दी गई। और उसका सबसे पीछे मकसद ये था कि ज़ीरो हंगर, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो तरक्की करे और उनमें जो है वो उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और ताकि उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो और हंगर के ख़िलाफ़ जो है लड़ा जा सके। दूसरा इसका पॉइंट ये है, WTO मेंबर एग्रीड ऑन इंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन फाइंडिंग अ परमानेंट सोल्यूशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़ यूज़ ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पज़, के जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, जो उनकी अपनी खुराक के या इस तरह के जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, उनको जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, और उनके रिलेटेड जो है वो परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि फूड सिक्योरिटी का जो दूसरा सस्टेनेबल गोल है उसको जो है वो कवर किया जाए थ्रू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम, के वो चीज़ें जो है वो स्टॉक में रखें
ताकि खुराक की कमी ना आए। और तीसरा इसका था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन टेम्परेरली रेज टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन केस ऑफ इम्पोर्ट सर्जेस और प्राइस फॉल्स। एक तरफ तो ये है कि ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट होगी फ्राम डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक से जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएगी, एक तो वो इम्पोर्ट टैरिफ नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री से आए, कुछ मैंने जैसे कहा था कि कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सेप्शंस हासिल थी, राइट, कुछ प्रोडक्ट को एक्सपेंशन जो है वो एक्सेप्शंस हासिल थी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये है कि डेवलप्ड कंट्री कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे जो डेवलपिंग कंट्री से जाएगी प्रोडक्ट, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये टैरिफ वगैरह लगा सकती हैं जो प्रोडक्ट डेवलप्ड कंट्री से आए, तरक्की याफ्ता ममालिक से जो प्रोडक्ट आएगी उसके ऊपर वो टैरिफ लगा सकते हैं। और उसकी वजह क्या है कि अगर कुछ जैसे एक तरफ ऐसे हुआ भी था 2015 में कि एक तो हमारी वैसे राइस की बम्पर क्रॉप हुई और ऊपर से हमने इंपोर्ट कर ली, राइट, राइस हमने इंपोर्ट कर ली। होना ये चाहिए था कि हम उसके ऊपर हाई टैरिफ लगाते ताकि हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाती, उसको जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसको कुछ सपोर्ट मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह ये थी कि शायद अभी 2015 का नायरोबी पैकेज नहीं आया था। तो इसमें ये है कि टैरिफ लगा सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ ताकि अगर प्राइस फॉल या इंपोर्ट सडनली, देखें ना पिछले दिनों में अमेरिका और चाइना की वार शुरू हुई जिसे ट्रेड वार कहते हैं, राइट, जिसे ट्रेड वार कहते हैं। उस ट्रेड वार में अब जो दो टेंस ऑफ डज़न बिलियन की जो ट्रेड अमेरिका की चाइना के साथ होती है, जब उनकी प्रोडक्ट जो है अमेरिका में जाना बंद हुई तो वो हो सकता था, ये प्रोबेबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान में चीज़ों को डंप करते और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता। तो इस सूरत में ऐसी जैसे इंपोर्ट सर्जेस या प्राइस फॉल होता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ इंपोर्ट टैरिफ लगा सकती है। और दूसरा जो नायरोबी पैकेज का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट थी जो डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वो ये थी कि ये कंट्रीज़ जो हैं काटन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि जो काटन की एक्सपोर्ट है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, राइट, उसके ऊपर कोई टैरिफ या कोई कोटा या कोई ट्रेड बैरियर्स डेवलप्ड कंट्री नहीं लगाएंगी। और ये देखें नायरोबी पैकेज जो था वो 2015 में आया था और इसका क्रेडिट जो था वो नवाज शरीफ ने लिया भी था। और 2016 की अगर आप अखबारात निकाल के देखें तो बड़ी बल्ले बल्ले इन्होंने बड़ी एडवर्टाइजमेंट ली थी कि अब जो यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान की काटन जो है वो एक्सपोर्ट होगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं था बल्कि पूरी दुनिया की काटन इंडस्ट्रीज़ को ये जो है वो इस एग्रीमेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये अप्रूव हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन और ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ काटन की एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और 2016 में इसका बड़ा क्रेडिट लिया गया। और ये और बात है कि हम इस मार्केट को ज़्यादा कैश नहीं कर पाए या इसके पीछे शायद कुछ और भी हिडन ऑब्जेक्टिव्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें मंगवाओ इधर से, राइट। और ख़ास तौर पे देखा जाए अगर कोविड-19 के पॉइंट से व्यू से देखा जाए या वैसे भी उसके अलावा भी देखा जाए तो ये डेवलपिंग कंट्री से खुराक सारी डेवलप्ड कंट्री को जा रही होती है। तो ये भी है चूँकि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं एग्रीकल्चर के, जो प्राइमरी रिसोर्सेज और प्रोडक्शन वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन मुझे ये दोहा कॉन्फ्रेंस हो गया और मुझे ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मुझे इसके ऊपर एक और बड़ा क्रिटिसिज्म मैं इसके ऊपर करता हूँ कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन की बात नहीं करते।
के बजाय कि हम उनको धागा बेचें, वाई नॉट कि हम उनको क्लॉथ बेचें, प्रिंटेड क्लॉथ बेचें। धागा जो है वो बड़ा सस्ता बिकेगा, लेकिन अगर हम उनको क्लॉथ बना के बेचते हैं तो क्या होगा, वो बड़ा महंगा बेचेगा, हमारे फार्मर को, हमारी अपनी कंट्रीज़ को इसका बेनिफिट होगा। करते क्या हैं कि यहाँ से धागा वगैरह जो चीज़ें एक्सपोर्ट की पाकिस्तान से या डेवलपिंग कंट्री से, काटन वगैरह इन्होंने एक्सपोर्ट की रा फॉर्म में, और उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर इन्हीं कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर दी। तो यही ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ करती हैं। दैट इज़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस है। इसके ऊपर भी मुझे कुछ हिडन उनके कुछ नज़र आते हैं कि समथिंग मैसी के डेवलप्ड कंट्रीज़ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट कि दूसरी हाई वैल्यूज़ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ही क्यों। तो बहरहाल हम इस बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाते। इसके अच्छे पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि काटन जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करेगी, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी जितनी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से काटन जो है उसको प्रोटेक्शन हासिल थी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपनी काटन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर कोई टैरिफ या कोटा नहीं लगाएंगी, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इसके ऊपर डेवलपिंग कंट्री सब्सिडीज़ दे सकती है, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इन कंट्रीज़ की बूम करे, बूस्ट करे, और उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, और फिर एग्रीकल्चर में और तरक्की आए, और लोगों का ज़ीरो हंगर सस्टेनेबल गोल जो गोल्स हैं वो अचीव हों। राइट, ये इसका चौथा और सेलिएंट फीचर था एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन का। उसके बाद आ जाते हैं जी बाली पैकेज। बाली ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। 2013 में बाली में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें 4 पॉइंट्स के ऊपर जो मिनिस्टर्स थे वो एग्री हुए थे। उसमें जो सबसे पहला जो था वो ये था कि एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट द परमानेंट सोल्यूशन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पस एंड टू रिफेन फ्रॉम challenging breaches of domestic sport commitment resulting from developing countries public stock holding program for food security provided certain conditions are met। कि ये जो डोमेस्टिक प्रोग्राम स्पोर्ट प्रोग्राम है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे फूड स्टॉकिंग के रिलेटेड, स्टॉक होल्डिंग के रिलेटेड, उसके जैसे कहा जाता है ना, जो यूएनओ का पर्पज़ ये था कि फ्री ट्रेड हो, इसी तरह डब्ल्यूटीओ बनाई गई, फ्री ट्रेड हो, और ख़ास तौर में जो 1945 में बहुत ज़्यादा जो फेमाइन आए थे, और ख़ास तौर में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये एग्रीकल्चर ट्रेड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और फिर एक वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, और बहुत ज़्यादा लोग हंगर की वजह से मर गए थे, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाद में कानून साजी की गई कि देयर विल बी नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, एक ग्लोबल विलेज होगा दुनिया, और जो जहाँ पे कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, और मकसद ये था कि जहाँ पे खुराक की कमी हो वहाँ पे खुराक पहुँचे, और जो पैसा कमा सकते हैं वो पैसा कमाए। जैसे अब देखें ना, फिनलैंड में घास भी नहीं होती, लेकिन वो भूख से मरते तो नहीं हैं, वो और चीज़ें, ये नोकिया है, देखें वो नोकिया का जितना बजट है पाकिस्तान का इतना बजट नहीं है, और वो दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ चले गए। तो बहरहाल यहाँ से चीज़ें जो है वो फ्री ट्रेड का मकसद ही ये था। तो इसके रिलेटेड लॉज बनाए गए। अब ये जो डब्ल्यूटीओ में बाली पैकेज था, इसमें ये कहा गया कि ऐसी ब्रीचेस का मतलब ये होता है कि कवानीन जो बनाएगी उसको तोड़ना, कि ऐसे कवानीन अगर वो टूटते भी हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रिलेटेड, तो उनको इससे रोका नहीं जाएगा, ताकि वो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर फूड और हंगर के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकें। राइट, और सम टाइम ऐसे होता है, जैसे ये देखें कि अमेरिका में अभी कोविड-19 आया, और कुछ मलेरिया की मेडिसिन्स थी, इंडिया ने कहा कि हम इसको जो एक्सपोर्ट उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अमेरिका ने दूसरे दिन धमकी दे दी, तो फिर उन्होंने एक्सपोर्ट खोल भी दी। वो सारी चीज़ें, इस चीज़ को वो कैश कर रहे होते हैं कि
ये WTO के ये पैकेजेस हैं, ये लॉज हैं इंटरनेशनल कि आप ट्रेड को रोक नहीं सकते। और ख़ास तौर पे इन केस ऑफ फेमाइन, इन केस ऑफ पैंडमिक और कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो उन लॉ को आम तौर पे नहीं तोड़ा जाता नॉर्मल हालात में। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड ये कहा गया कि वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के रिलेटेड वो स्टॉक अपना रख सकते हैं, उनके ऊपर डेवलप्ड कंट्री कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी कि जिससे उनकी अपनी कंट्रीज़ में फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाए, राइट। नेक्स्ट जो उसका दूसरा पॉइंट था उसमें कॉल फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन टैरिफ और टैरिफ रेट कोटा एडमिनिस्ट्रेशन वेयर बाई क्वान्टिटीज़ इन साइड अ कोटा आर चार्ज lower import duty rates and for government not to create trade barrier by how they distribute quota among the importers। इसमें ये भी कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कुछ ऐसी टैरिफ रेट या कोटा नहीं करेंगे जिससे कुछ कंट्रीज़ को ही फ़ायदा पहुँचाना उनका मकसद हो, ऐसा भी नहीं वो कर सकते। ये एक फ़िक्स जो है कोई ऐसा ट्रेड बैरियर नहीं लगाएगी जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट जो है वो हर्ट हो। तीसरा पॉइंट जो बाली पैकेज का था, एन एक्सपेंशन ऑफ द लिस्ट ऑफ जनरल सर्विसेज। ये एक जनरल सर्विसेज के इसमें लिस्ट बनाती है WTO, उसमें और ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का सबसे बड़ा इशू होता है लैंड रिफॉर्म्स, वाटर मैनेजमेंट, लैंड यूज़ एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान का भी इस वक्त, पाकिस्तान में लैंड के अगर मसाइल ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान की इसी साल जो है वो 5-6 गुना जो है वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शंस है वो इंक्रीज़ कर जाए। फार्मर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कम करता है, लड़ाइयाँ ज़्यादा करता है, वो फसलों में कम रहता है, अदालतों में ज़्यादा रहता है, छोटे छोटे मसाइल हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो जनरल सर्विसेज के अंदर ये भी इंक्लूड किया गया कि लैंड रिफॉर्म किए जा सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट के प्रोग्राम किए जा सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन के प्रोग्राम किए जा सकते हैं दैट क्वालिफाई द ग्रीन बॉक्स स्पोर्ट, के ग्रीन बॉक्स स्पोर्ट को जो ग्रीनर एग्रीकल्चर और ग्रीनर जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करे। तो ऐसे प्रोग्राम की लिस्ट की एक्सपेंशन की गई जिसे जनरल सर्विसेज कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक स्पोर्ट दैट इज़ अलाउड विदाउट लिमिट्स बिकॉज इट डज नॉट डिस्टोर्ट ट्रेड एंड एट मोस्ट केसेस मिनिमल डिस्टोर्शन, कि वो अपने ये लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, अपने लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, वो लैंड रिफॉर्म वो चीज़ें वो अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ तक कि उसकी कोई ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन ना आए, ट्रेड हर्ट ना हो, ठीक है। कुछ मतलब एकरेज अलॉटमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ जी हमने वीट को जो है वो क्या कहते हैं काटन को सपोर्ट करना है, तो कुछ कवानीन बनाए जा सकते हैं कि हर फार्मर जो है वो 3 एकड़ ज़रूर लगाए ताकि पाकिस्तान की जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सपोर्ट करे। यानी कि हर वो कानून बना सकते हैं, लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे जो कहते हैं कि ट्रेड डिस्टोर्शन ना हो। ये एक जो जनरल लिस्ट सर्विस लिस्ट जो थी उसको एक्सपेंड किया गया। चौथा पॉइंट था डिक्लेरेशन टू रिड्यूस ऑल फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग टू सपोर्ट द कॉटन सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, के डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कॉटन एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि उनकी कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट हो और उनकी कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट आए, राइट। ये था इसका दूसरा चौथा बड़ा पॉइंट बाली पैकेज का जो इंडोनेशिया का कैपिटल है, आई थिंक सो। नेक्स्ट है जी इसके जो निगोशिएशंस जितनी भी हुई हैं एग्रीकल्चर ट्रेड निगोशिएशंस, इसके हम देखेंगे माइलस्टोन्स क्या थे, अचीवमेंट क्या थी।
Article 20 of the WTO Agriculture Agreement recognizes that the long-term objective of substantial progressive reductions in the sport and protection in agriculture is an ongoing process. It says agriculture negotiation should start in 2000. सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, और जिसका आर्टिकल 20 जो है इसमें इंक्लूड किया गया WTO ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है, और इसमें ये कहा गया कि जितने भी एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड नेगोशिएशन हैं, इसे एज सुन एज़ पॉसिबल 2000 में रीस्टार्ट किया जाए। ये मैंने जैसे कहा कि ये WTO की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं। जो अचीवमेंट्स हैं उनमें से एक नॉमिनेटेड अचीवमेंट है। और उसके बाद 2001 में नवंबर 2001 में एग्रीकल्चर टॉक्स बिकेम पार्ट ऑफ द सिंगल अंडरटेकिंग और इन दोहा राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन। दोहा में ये आजकल जहाँ पे तालिबान मिल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो दोहा में ये एक टॉक्स, एग्रीकल्चर टॉक स्टार्ट हुई कि किस तरीके से दुनिया की एग्रीकल्चर को जो है वो जो इन्हांस किया जाए। तो ये 2001 में स्टार्ट हुई। ये इसका जो एक बड़ी माइलस्टोन थी, दोहा टॉक शुरू हुई। उसके बाद इन 2004 WTO member meeting as the General Council agreed on a set of decisions, sometime called the July 2004 package। जुलाई 2004 पैकेज के नाम से 2004 में WTO की जनरल काउंसिल की एक मीटिंग हुई जहाँ पे कुछ डिसीजन लिए गए। और उसका जो मेन सेक्शन था ऑन एग्रीकल्चर कंटेन्स अ फ्रेमवर्क विच आउटलाइंस व्हाट कुड बी अ फाइनल डील। Members were able to narrow their differences at the Hong Kong Ministerial Conference in December 2005। और हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 2005 में हुई थी, इसमें और भी कहा गया कि अगर कुछ गैप्स रहते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द एग्रीकल्चर ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, उसमें उनके जो कोई गैप्स थे, कुछ कंसर्न्स थे कंट्रीज़ के, उनको और भी नैरो डाउन किया जाए, उनको और भी गैप्स को कम किया जाए ताकि एग्रीकल्चर ट्रेड जो है वो प्रमोट हो। ये इसका तीसरा बड़ा माइलस्टोन था। उसके बाद आ जाता है जी 2006 में अ ड्राफ्ट एग्रीकल्चर टैक्स वाज सर्कुलेटेड। एक एग्रीकल्चर ड्राफ्ट के नाम से एक सर्कुलेट किया गया एक सर्कुलर इन 2006। दिस एंड लेटर रिविजन्स कंटेन प्रपोज्ड फार्मूलाज फॉर कटिंग टैरिफ एंड सब्सिडीज अलॉन्ग विद द various new provisions that would be the included in the future agreement on agriculture। ये इतना आसान नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से ये मनवा लेना कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी और सपोर्ट को ख़त्म किया जाए, इतना आसान नहीं था। इसकी 2001 के बाद कुछ रिविजन्स हुई, कुछ मोर फार्मूला तय किए गए कि वो टैरिफ्स को कैसे कट करेंगे और किस तरह सब्सिडीज़ के ऊपर कट लगाएंगे और टैरिफ्स के ऊपर किस तरह कट लगाएंगे। जो डेवलपिंग कंट्री से प्रोडक्ट आएंगी उसके ऊपर टैरिफ अगर वो लगा रहे थे ऑलरेडी, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, या वो जो सपोर्ट, यानी कि एक कम्प्रीहेंसिव सा फार्मूला, ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी, ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को आप डेवलपिंग कंट्री ही बना दें और उनके बराबर खड़ा कर दें, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज, कुछ रूल्स रेगुलेशन तय किए गए और ख़ास तौर पे 2006 में इनके ऊपर जो है वर्किंग हुई। राइट, मच ऑफ 2007 एंड 2008 सा इंटेंसिव नेगोशिएशंस एंड न्यूमरस वर्किंग पेपर्स वर डेवलप। और बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड स्टडीज़ निकाली गई, प्रोजेक्ट्स दिए गए और कुछ फार्मूलाज तय किए गए। 2007 और 2008 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ ताकि हम इसको एक फ़ाइनल डील के तौर पे लें और इसको इम्प्लीमेंट करें। जो पिछले 6-7 में जुलाई 2004 पैकेज हो गया, 2000 हांगकांग पैकेज हो गया 2005 का, जहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हांगकांग में, उसके रिलेटेड तो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आती गई, फार्मूलाज तय किए गए ताकि जो है वो लोग की जो क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन एक कम्प्रीहेंसिव हो, जो विन विन सिचुएशन हो। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को लॉस में रखें और डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाएँ, या कुछ अगर इसके पीछे हिडन ऑब्जेक्टिव्स थे उसको एक्सप्लोर किया जाए।
ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ मैनिपुलेट ना हो। इसके बाद जुलाई 2008 में इन जुलाई 2008 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हुई, वेंट टू जिनेवा टू ट्राई टू नेगोशिएट अ ब्रेक थ्रू ऑन की इशूज़। एक मिनिस्टर्स का ग्रुप जो था वो जिनेवा में गया और की इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस की। द कंसल्टेशन कंटिन्यूड फ्राम सितंबर, और ये जुलाई से सितंबर तक जो है वो टॉक होती रही मिनिस्टर्स की फ्राम WTO मेंबर्स, और ड्राइंग ऑन आवर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑन 6 दिसंबर 2008 the chair of the agriculture negotiation issued a fourth revision of the draft, often called the revision 4, to capture the progress and highlight the remaining gaps. 2008 इसके लिए एक बड़ा नोटेबल ईयर्स है। जुलाई से सितंबर तक पहले टॉक्स हुई और जिनेवा में मिनिस्टर्स जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहे, और जो पिछले ड्राफ्ट और सर्कुलर जितने भी इश्यूज़ हुए थे, अगर उसके ऊपर कुछ कंट्रीज़ के एलिगेशंस थे, अगर किसी के कोई कंसर्न्स थे, उसको क्लियर किया गया, और उसको क्लियर करने के बाद एक कंप्रीहेंसिव ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसको फोर्थ रिवीजन ऑफ ड्राफ्ट भी कहा जाता है। इस रिवीजन 4 में बहुत सी एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन जो हैं वो इशू की गई, और ये था जिसको गैप्स को मोर, अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के कुछ कंसर्न्स थे, इश्यूज़ थे रिगार्डिंग द ट्रेड, वो उसको जो है नैरो डाउन किया गया और उसको कम किया गया, मिनिमाइज़ किया गया, ताकि इसको एक कम्प्रीहेंसिव शक्ल दी जाए। और जो पर्पज़ था एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस का, जो 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2008 में एक ब्रेक थ्रू आया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए और डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन एग्रीकल्चर ट्रेड, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। और सबसे इसके बाद जो इसका माइलस्टोन जो है, एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन है वो फ्रॉम 2011 द टॉक्स रिज्यूम्ड ऑन ट्राइंग टू नैरो द डिफरेंस इन मेंबर्स पोजीशंस। मेंबर्स की 2011 में अगेन एक टॉक्स वगैरह हुई जिसमें जितनी भी डिफरेंसेस थे मेंबर्स कंट्रीज़ के जितने भी डिफरेंसेस थे उनको और ज़्यादा नैरो डाउन किया गया और उसके ऊपर और ज़्यादा टॉक की गई। एट द मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 2011, ministers agreed that for the time being members should concentrate on topics where progress was mostly likely to be made। कि अगर कुछ फ्लाज 2008 में रह गए थे, रिवीजन 4 में कुछ अगर चीज़ें रह गई थी, उसको अगेन जो है इसको कंसल्टेशन में लाया गया, उसमें और अगर कुछ चीज़ें जो है अगर कुछ फ्लाज वगैरह थे उसको इम्प्रूव किया गया और एक प्रोग्रेस की गई ताकि इसको एक कम्प्रीहेंसिव एक शक्ल दी जाए। और उसका जो ट्रेड नेगोशिएशन के जो सेलियंट पॉइंट्स थे, जो कंसर्न थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, और ये एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए जिससे विन विन सिचुएशन हो। और 2011 में भी इसके ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इसकी अचीवमेंट्स हैं, बोथ द 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस and 2015 Nairobi Ministerial Conference resulted in a significant outcomes in agriculture। और ये दो ट्रेड नेगोशिएशन जो थी, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हम जिसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से है कि 2013 का बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और 2015 का नैरोबी, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसकी तकरीबन जो WTO के मेंबर हैं वही इसके मेंबर हैं। मेंबर ऑफ़ द ग्रुप कैन बी, आप इस लिंक के ज़रिए मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो देख सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस के कौन से मेंबर हैं। जो इस पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स इसका मेंबर है और इस वजह से 2016 और 17 में इन्होंने एडवांटेज भी लिया है कॉटन की एक्सपोर्ट के रिलेटेड। और इसके अलावा अगर ये नैरोबी और ये कॉन्फ्रेंस देखे, बाली कॉन्फ्रेंस,
तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये चीज़ हुई थी, अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान को इससे जो है वो इससे बेनिफिट्स लेने चाहिए थे, जितने लेने चाहिए थे वो नहीं ले सके। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अपने एग्रीकल्चर के बहुत से इश्यूज़ हैं, लैंड रिफॉर्म्स सबसे बड़ा इश्यूज़ है, और इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस का इश्यूज़ है, क्लाइमेट चेंज इसके अलावा है, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को उतनी सपोर्ट नहीं दी गई। और जब भी एग्रीकल्चर सपोर्ट दी गई है तो उसको जो है वो इलेक्शन मैंडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा गया है। सब्सिडी ही दी गई हैं, और सब्सिडीज़ इतनी दी गई हैं कि शायद फार्मर जो है वो फार्मर तक नहीं पहुंच सकी। वो इसमें करप्शंस थी या दूसरे एलिमेंट्स थे। अगर जितना देखें ना, 500 बिलियन रुपीज़ जो है वो इसने नवाज शरीफ ने पैकेज दिया, सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, बेनज़ीर ने बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर प्रोग्राम निकाले, नवाज शरीफ ने निकाले, बहुत से एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो है वो पाकिस्तान में चीज़ें निकाली गई, लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज भी फार्मर जो है पाकिस्तान में वो दे आर स्पेंडिंग अ मिजरेबल लाइफ। और वो एग्रीकल्चर की हमेशा पाकिस्तान का इशू ये रहा है, ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच कभी भी यूज़ नहीं की गई। पॉलिसी मेकिंग में फार्मर को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, और रियल इश्यूज़ को कभी एड्रेस नहीं किया गया। और जितनी भी रिजम्स आए हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन पॉइंट्स ऑफ व्यू से फार्मर का इस्तेसाल किया है, फार्मर्स को यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद फेंक दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसा नोटेबल इन्होंने नहीं किया। और ख़ास तौर पे पिछले 2 डेकेड से अगर कोई अचीवमेंट्स हुई हैं एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस की, तो पाकिस्तान इससे बेनिफिट्स नहीं ले सका, क्योंकि फार्मर जो है इज़ द स्पेंडिंग द एक मिजरेबल लाइफ और पॉवर्टी के अंदर वो गुजारा कर रहा है। तो इस सूरत में वो ट्रेड क्या है, नेगोशिएशंस क्या है, फार्मर को इससे कोई कंसर्न नहीं है। फार्मर के रियल इश्यूज़ को कभी एड्रेस किया ही नहीं गया। तो अगर फार्मर्स के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, अगर गवर्नमेंट्स इसको रिज़ॉल्व करती हैं, कुछ लैंड रिफॉर्म, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें वो लेकर आती हैं, रियल इश्यूज़ को एड्रेस करती है, तो ही जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी। तो इससे हम ट्रेड नेगोशिएशन से कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं या ले सकते थे। तो बहरहाल आप पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो इस चीज़ों को ज़हन में रखना। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सा लेक्चर्स था, और बहरहाल हमने इसे 2 क्लासेस में 2 लेक्चर्स इकट्ठे इसके ऊपर दे दिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी। इसको हम अलहदा से मतलब 2 लेक्चर्स इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसके लिए जो है हमने 2 लेक्चर्स इकट्ठे दिए हैं। ये हमारा जो एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन था। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।